अच्छा जी, मायस्थीनिया ग्रेविस है तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है किस चीज़ के खिलाफ? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जब उसके रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे तो वो रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एसिटाइलकोलिन हमारे पास होगा, लेकिन चूंकि रिसेप्टर्स कम है इस वजह से एसिटाइलकोलिन की फंक्शनिंग रिड्यूस्ड होगी और एक्साइड एंड प्लेट पोटेंशियल जो है ना वो रिड्यूस्ड होगा, और इस वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो नहीं पैदा होगा। तो जब एक्शन पोटेंशियल नहीं पैदा होगा तो इट मीन्स नर्व में तो सिग्नल आ रहा है लेकिन मसल को नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मसल वीकनेस और पैरालिसिस होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट में हम न्यूस्टेगमीन देते हैं। न्यूस्टेगमीन इज एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। दूसरे हम क्या क्या दे सकते हैं? पाइसोस्टेगमीन दे सकते हैं और डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोपासपेट ये भी दे सकते हैं। ये क्या करता है? ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है, इसकी डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर देता है। अच्छा, फिर कैटेकोलेमीन्स कैसे बनते हैं? तो कैटेकोलेमीन्स जो है ना वो टायरोसिन से बनते हैं। बेसिकली वो टायरोसिन से बनते हैं। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। टायरोसिन पे जब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये एक्ट कर देता है तो उससे एल डोपा बनता है। फिर एल डोपा से डोपामीन बनता है, लेकिन कौन सा एंजाइम? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा से डोपामीन इनटू डोपा डी कार्बोक्सिलेज। फिर डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन बनता है और नॉरएपिनेफ्रिन से एड्रिनल मेडुला में एपिनेफ्रिन बनता है। अब डोपामीन से जब नॉरएपिनेफ्रिन बनता है तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है डोपामीन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और फिर नॉर एपी से एड्रिनल मेडुला में जब एपिनेफ्रिन बनता है तो वो किस एंजाइम के थ्रू बनता है? वो है पीनाइल इथेनोलामीन एन मीथाइल ट्रांसफेरेज। अच्छा जी, अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो दो किस्म के हैं, एक एक्साइटेटरी है और एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्साइटेशन काज करेगा। ठीक है, कैटेकोलेमीन जो है ना वो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। इसकी जो एग्जांपल है ना तो उसमें डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सारे आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एपिनेफ्रिन नार एपी के बारे में लिखा है कि नार एपी इज सिंथेसाइज्ड इन लोकस सेरोलियस। लोकस सेरोलियस कौन सा एरिया है? लोकस सेरोलियस जो है ना ये ब्रेन स्टेम में एक एरिया है, स्पेशली पोन्स में। ये पोन्स में वाक़या है और ये न्यूक्लियस जो है ना ये मेनली क्या पैदा करता है? ये पैदा करता है नॉरएपिनेफ्रिन को। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो यहाँ लोकस सेरोलियस से पैदा होता है जो कि पोन्स में लोकेटेड है। ये जो है ना पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन, सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन है नॉर एपीएस सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर सही है, ये एक्साइटेशन काज करता है। तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टर्मिनल में आ गया, तो अब इसकी ब्रेकडाउन कैसी होगी? तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम है तो वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कैटकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज या कॉम भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एसिटाइलकोलिन के लिए एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज था। अब यूरिनरी विनाइल मेंडेलिक एसिड, ये विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है ना ये एक मेटाबोलाइट है जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से बनता है। नॉरएपिनेफ्रिन जब मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं तो उसकी एंड प्रोडक्ट जो है ना विनाइल मेंडेलिक एसिड है, और ये विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है ना यूरिन में सिक्रीट होता है। अगर किसी की यूरिन में विनाइल मेंडेलिक एसिड आ जाए तो इट मीन्स कि इस बंदे को कोई ट्यूमर है। किस चीज़ की ट्यूमर है? कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन पैदा कर रहा है। तो वो जो है ना एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर जैसा कि प्यूक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है या न्यूरोब्लास्टोमा भी हो सकता है। ठीक है। एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन जो है ना एपिनेफ्रिन बनता है नॉरएपिनेफ्रिन से एड्रिनल मेडुला में, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए था तो वो हमने पीछे बता दिया है कि वो एंजाइम है पीनाइल अलानिन एल मीथाइल ट्रांसफेरेज जो कि एड्रिनल मेडुला में वाक़ होता है। सही है। अच्छा, डोपामीन की बात करें तो डोपामीन जो है ना वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से जो डोपामीन रिलीज़ होता है ना तो वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। जो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है इस वजह से इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी जिस तरह एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के लिए जो एंजाइम चाहिए हुए थे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कैटकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये जो है ना वो दोनों एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करते हैं। अब ये दो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। D1 रिसेप्टर है तो D1 रिसेप्टर जो है ना वो एक्टिवेट करेगा और D2 रिसेप्टर जो है ना वो इनहिबिट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को। सही है, जो स्टिमुलेट करेगा वो G स्टिमुलेटरी प्रोटीन और जो इनहिबिट करेगा वो थ्रू G स्टिमुलेटरी, और ये दूसरा जो इनहिबिट करेगा G इनहिबिटरी प्रोटीन। ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट भी जो है ना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे साथ ज़्यादातर ब्रेन में होता है। ब्रेन में जो है ना ये ग्लूटामेट किस चीज़ में इंक्रीज़ होगा? कौन सी कंडीशन में? तो अल्जाइमर डिजीज़ में जो है ना ये हमारे साथ ग्लूटामेट इंक्रीज़ कर जाता है।
अच्छा जी, अब कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इनहिबिटरी में जो पहला हमारे साथ है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ना वो रेफे न्यूक्लियस में हमारे साथ वहाँ पे सिंथेसिस होती है इसकी। ये ट्रिप्टोपैन से बनता है। ट्रिप्टोपैन भी हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। ये जब ट्रिप्टोपैन जो है ना ये सेरोटोनिन जब पाइनियल ग्लैंड में आ जाए ना तो पाइनियल ग्लैंड में ये सेरोटोनिन कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में। सही है। और जब सेरोटोनिन जो है ना ये जब डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास बंदे में जो है ना डिप्रेसिव सिम्टम्स वो अपेयर हो जाना होना शुरू हो जाते। गाबा है। गाबा की बात करें तो गाबा भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये ग्लूटामेट से बनता है। ग्लाइसिन जो है ना ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना तो ये हमारे ब्लड वेसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो है ना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। जीआई ट्रैक में, ब्लड वेसल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड। अब कुछ डिजीज़ है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से एसोसिएट जिसमें मतलब जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है उस वजह से ये इसमें इसकी मेन पैथोलॉजी ये है। तो इसमें एक पार्किंसन डिजीज़ है। तो पार्किंसन डिजीज़ में एज वी नो के ट्रेमर्स होती है और ये सारी मतलब हाइपर एक्साइटेबल सा स्टेट होता है ना। तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी के लिए इसमें ये होगा कि एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ होगा और डोपामिन जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम होगा। अब अगर इसको हम उल्टा कर दे, डोपामिन को हम ज़्यादा कर दे, एसिटाइलकोलिन को कम कर दे, तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन होगी हंटिंगटन डिजीज़ की। ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? शिज़ोफ्रेनिया में हमारे साथ जो है ना डोपामिन इंक्रीज़ हो जाता है शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन सारे ये तीनों हार्मोन्स कम हो जाते हैं डिप्रेशन में। सही है। मेनली सेरोटोनिन, लेकिन उसके साथ एपिनेफ्रिन और नॉरएपी का भी रोल है और डोपामिन का भी रोल है। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या हो जाता है? अल्जाइमर डिजीज़ में जो है ना एसिटाइलकोलिन हमारे साथ कम हो जाता है, लेकिन ग्लूटामेट याद रखें कि इसमें ग्लूटामेट इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, इनपुट टू साइनेप्स। देखो, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ना साइनेप्टिक सेल, पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है ना वो इंटीग्रेट एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इनपुट्स कैसे। तो जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ना वो उसकी जब पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी वहाँ पे एक्साइटेशन काज होगी। जब सोडियम आयंस जो है ना अंदर जाएंगे, जब नेगेटिविटी चेंज इनटू पॉजिटिविटी होगी, तो जब थ्रेशोल्ड तक पहुँचेगा ना तो इट विल काज एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है। तो ये जो है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है ना उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना तो वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचाएगा। फिर थ्रेशोल्ड के बाद जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल काज करेगा। इसमें क्या होगा? ये जो है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की चेंजेस काज करेगा कि उसकी परमिएबिलिटी टू सोडियम और पोटाशियम इंक्रीज़ होगी, जिस तरह एसिटाइलकोलिन चैनल करते हैं। सही है। तो एसिटाइलकोलिन जो कि हमारे साथ एक्साइटेटरी है तो इस वजह से ये सोडियम कंडक्टेंस और पोटाशियम कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करेगा। सोडियम सेल के अंदर जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और पोटाशियम जो है ना सेल से बाहर आएगा तो तब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ग्लूटामेट और सेरोटोनिन। जहाँ पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करें होंगे तो ये जो है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्साइटेशन काज करेंगे। अब इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है। तो इनहिबिटरी वो है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है ना वहाँ की हाइपर पोलराइजेशन काज करता है। जब हाइपर पोलराइजेशन काज करेगा तो ये थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। मजीद नेगेटिविटी लाइक नॉर्मली -70 है तो ये -70 से -90 -100 तक जा सकता है। सही है। तो एक्शन पोटेंशियल जो है ना इसमें क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये किस वजह से होता है? इसमें अंदर जो है ना हमने नेगेटिविटी बढ़ानी है तो इसकी वजह से क्लोराइड चैनल, जब क्लोराइड चैनल ओपन होंगे तो अंदर जो है ना नेगेटिव आयंस जाएंगे और नेगेटिव आयंस जब अंदर जाएंगे तो इसकी वजह से जो है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल मज़ीद नेगेटिव होगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास जो है ना तो उसमें गाबा है, गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन।
अच्छा जी, अब समेशन एट साइनेप्सिस की बात करें तो समेशन दो किस्म की हो सकती है, एक टेम्पोरल और एक स्पेशल समेशन हो सकती है। जिस तरह डायग्राम में भी शो किया गया है, ऊपर जो है ना वो टेम्पोरल है और नीचे जो है ना वो स्पेशल है। स्पेशल वो होता है ना जिसमें मतलब मल्टीपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, मल्टीपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आते हैं, वो सारे जो है ना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ना उसको एक्साइट कर देते हैं। मतलब कि ये नीचे जो फिगर में शो किया गया है ना, इसमें अपर वाला भी, मिडल वाला भी और लोअर वाला भी, तीनों जो है ना कंटिन्यूसली सेवरल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है वो सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट कर रहे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, और ये उसमें जो है ना एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल काज कर रहे हैं और एक्शन पोटेंशियल काज कर रहे हैं। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल समेशन। अब टेम्पोरल समेशन ये है कि ना कि टेम्पोरल समेशन में सिर्फ एक, जिस तरह के ऊपर वाले फिगर में शो किया गया है कि इसमें ना अपर वाला और ना लोअर वाला, बल्कि सिर्फ जो मिडल वाला है ना तो वो काज कर रहा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्साइटेटरी पोटेंशियल। सही है। सिंगल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ना वो फायर्स मेनी टाइम इन सक्सेशन, ये जो है ना कई दफ़ा, मतलब 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा ये जो है ना एक्साइटेशन काज करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पे कि वो जो है ना एक्साइट हो जाए। तो अगर एक न्यूरॉन जो है ना हमें मल्टीपल टाइम जो है ना वो फायर कर रहे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है ना एक्शन पोटेंशियल काज होती है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ टेम्पोरल समेशन। और अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स और वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करे, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल समेशन। अच्छा जी, अब स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल जो है ना ये स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सब बोन्स जो है ना उनके साथ अटैच होते हैं। ये वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। वॉलंटरी ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना स्ट्राइडेड अपीयरेंस होती है इसकी, इनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब मसल फाइबर है, अब जो मेन मसल है ना तो वो छोटे छोटे मसल फाइबर से बनता है, सही है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज़ मसल फाइबर, और मसल फाइबर में फर्दर जो है ना मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले सार्कोलीमा। सार्कोलीमा किस चीज़ को कहते हैं, तो मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है तो उसको सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोप्लाज्म किस चीज़ को कहते हैं, सार्कोप्लाज्म मैट्रिक्स जो कि मसल फाइबर के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, जिस तरह हमारे नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसको कैल्सिक्वेस्ट्रिन कहते हैं। और कैल्सिक्वेस्ट्रिन की ये प्रॉपर्टी है कि ये 40 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम को बाइंड कर सकता है अपने साथ। क्योंकि कैल्शियम के मसल की कंट्रैक्शन के लिए हमें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ से फिर रिलीज़ होती है। नरो एंडिंग, तो हर जो मसल फाइबर है ना, तो मसल फाइबर्स का जो मिड पोर्शन है वहाँ पे एक नरो एंडिंग, एक जोन एंडिंग आके ख़त्म हो जाती है, जो कि ऊपर से इम्पल्स मसल फाइबर को लाती है। मायोफिब्रिल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि मसल फाइबर जो है ना वो फिर मायोफिब्रिल से बनती है। और मायोफिब्रिल्स फिर किस चीज़ से बनते हैं, मायोफिब्रिल बनते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट से, जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं इन सार्कोमेयर। थिक और थिन फिलामेंट्स जो है ना इनको कंबाइनली सार्कोमेयर कहते हैं। अब जो सार्कोमेयर है ना उसमें 1500 मायोसिन फिलामेंट और 3000 जो है ना वो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। मायोसिन को थिक फिलामेंट भी कहते हैं और एक्टिन को थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटीज़ है मायोफिब्रिल्स में। कैसे, एक्टिन है तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स पार्टली इंटरडिजिटेड, सही है। इस वजह से ये डार्क एंड लाइट बैंड्स पैदा होती है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन की वजह से, इनकी इंटरडिजिटेशन की वजह से डार्क एंड लाइट बैंड्स अपेयर होती है। अब एक आई बैंड है, एक ए बैंड है। जिस तरह आई बैंड है ना तो आई इज़ एन आइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसो, तो आई बैंड जो है ना वो आइसोट्रोपिक है टू पोलराइज लाइट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होती है। अब अगर ए बैंड की बात करें तो ये एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट है, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। और डार्क बैंड है, इसमें जो है ना एक्टिन और मायोसिन दोनों होती है। ये जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई होती है ना तो उस एरिया को ए बैंड कहते हैं। एक्टिन मायोसिन जहाँ पे जिस एरिया पे ओवरलैप हुए होते हैं तो उसको ए बैंड। अच्छा, अब एच जोन की बात करें तो एच जोन जो है ना ये लाइट एरिया है। ये एरिया है कहाँ पे, ए बैंड है। ए बैंड में जो लाइट एरिया है ना, जब मसल हम स्ट्रेच करें और ए बैंड में हमें जो लाइट एरिया दिखती है तो उसे ए बैंड एच जोन कहते हैं, सही है। ए बैंड में एच जोन, और एच जोन के अंदर एक लाइन होती है उसको हम एम लाइन कहते हैं।
एम लाइन क्या कहते हैं, ये एक डार्क लाइन होती है जो कि एच जोन के अंदर होती है, ठीक है। जेड डेस्क की बात करें तो जेड डेस्क पासिस फ्राम मायोफिब्रिल्स टू मायोफिब्रिल, ठीक है। दो मायोफिब्रिल्स के बीच में जो है ना मायोफिब्रिल से मायोफिब्रिल एंड अटैच देम टुगेदर, दो मायोफिब्रिल जो है ना वो जेड लाइन से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सार्कोमेयर की बात करें तो जो दो सक्सेस है वो जेड डेस्क है ना मायोफिब्रिल्स की, तो उसको कहते हैं सार्कोमेयर, ठीक है। टू सक्सेस है और जेड डेस्क के बीच में जो एरिया होता है दैट इज़ सार्कोमेयर। अच्छा जी, अब थिक एंड थिन फिलामेंट्स है। तो थिक फिलामेंट जो है ना मैंने आपको बता दिया कि वो ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन ए बैंड एंड सेंटर ऑफ सार्कोमेयर्स। ये ए बैंड में जो है ना हमारे पास एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। तो इसमें मेनली ये थिक फिलामेंट जो है ना मेनली कंटेन मायोसिन। तो ए बैंड में हमारे साथ मायोसिन होता है और थिन फिलामेंट्स जो है ना वो आई बैंड में होते हैं क्योंकि उसमें एक्टिन होता है, और ये एक्टिन जो है ना एंकर्ड एट जेड लाइन, सही है, क्योंकि टू जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर, साइड पे एक्टिन और बीच में जो है ना मायोसिन होता है। अब ये जो है ना थिन फिलामेंट्स में एक्टिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है और ट्रोपोनिन भी होता है, सही है। ट्रोपोनिन भी एक अलग प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन भी एक अलग है और मेनली एक्टिन है। अब जो है ना थिक फिलामेंट्स की बात करें तो मायोसिन जो है ना बाइंड कर जाता है एटीपी के साथ और एक्टिन के साथ। जब ये एटीपी और एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है तो ये क्रॉस ब्रिज फार्मेशन में हेल्प कर देता है, सही है। एटीपी और एक्टिन दोनों जब बाइंड कर जाए तो क्रॉस ब्रिज फार्मेशन होती है। और थिन फिलामेंट्स जो है ना ये थिक फिलामेंट्स के साथ इंटरडिजिटेट होती है इन अ पोर्शन ऑफ ए बैंड। अच्छा, ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये जो है ना क्रॉस ब्रिज फार्मेशन में क्रॉस ब्रिज फार्मेशन को परमिट करती है जब कैल्शियम बाइंड के साथ, कैल्शियम आयन के साथ ये बाइंड कर जाए। ट्रोपोनिन जो है ना ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसके 3 ग्लोबुलर हेड्स है। 3 ग्लोबुलर हेड्स जो है ना उसमें एक ट्रोप टी है, ट्रोप आई और ट्रोप सी है। रिमेंबर टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। टी जो है ना ये अटैच करता है ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन के साथ, ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन के साथ कौन, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। ट्रोप आई जो है ना वो इनहिबिशन काज करता है, किस चीज़ की इनहिबिशन, एक्टिन और मायोसिन की जो इंटरेक्शन होती है ना तो उसको ट्रोप आई इनहिबिट करता है। ट्रोप सी जो है ना सी फॉर कैल्शियम आयन, तो ट्रोप सी जो है ना वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाता है और जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है तो इट परमिट्स इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन और क्रॉस ब्रिज फार्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब टी ट्यूब्यूल है। तो टी ट्यूब्यूल जो है ना वो एक ट्यूबुलर नेटवर्क है और ये ट्यूबुलर नेटवर्क क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट करता है, तो ये सार्कोलीमा जो कि मसल सेल मेम्ब्रेन है, सार्कोलीमा से ट्रांसमिट करता है इनटू इंटीरियर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम स्टोरेज और रिलीज़ में हेल्प करता है और जब स्टोरेज और रिलीज़ में हेल्प करते हैं तो इट मीन्स ये एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग में हेल्प करता है। एक्साइटेशन पहले हो जाती है फिर कंट्रैक्शन हो जाती है तो इसको एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। इसका it has a terminal cisternae that makes intimate connection with T tubules and triad arrangement, ठीक है। फिर है कि मेम्ब्रेन में जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है उसमें कैल्शियम एटीपेज होती है जो कि कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करती है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है ना वहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना कैल्शियम ज़्यादा होगा और इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होगा। किस चीज़ की वजह से, ये मेम्ब्रेन कंटेनिंग कैल्शियम एटीपेजेस की वजह से। अब कैल्शियम जो है ना वो लूजली बाउंड होता है कैल्सिक्वेस्ट्रन के साथ और हमने बोला था कि कैल्सिक्वेस्ट्रन हैव द कैपेसिटी टू स्टोर 40 टाइम्स मोर कैल्शियम, ठीक है, कंटेन कैल्शियम। ये एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना इसमें कैल्शियम रिलीज चैनल्स भी होते हैं जिसको रायनोडीन रिसेप्टर्स कहते हैं। अब एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग जो होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स है, ठीक है। उसमें पहला स्टेप तो ये है कि ना कि एक्शन पोटेंशियल आएगा, वो मसल सेल मेम्ब्रेन को जिसको सार्कोलीमा भी कहते हैं उसको एक्साइट करेगा, फिर टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए ना एक्साइटेशन अंदर जाएगी सेल में, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल का इज रिलीज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम रिलीज होगा कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ आएगा, इनर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर सेल में आएगा, ठीक है। इस वजह से कैल्शियम जो है ना इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा। फिर कैल्शियम जब इंक्रीज़ होगा तो वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा। ट्रोपोनिन सी जो है ना वो थिन फिलामेंट्स पे थिन फिलामेंट्स जो है ना ट्रोपोनिन सी, हमने बोला था कि थिन फिलामेंट्स में एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन होता है। तो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी जो है ना ट्रोपोमायोसिन का एक ग्लोबुलर प्रोटीन है तो ये उसके साथ बाइंड कर जाता है और ये कन्फ्रंटेशन चेंज काज करता है ट्रोपोनिन में, दैट मूव्स ट्रोपोमायोसिन आउट ऑफ द वे और क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है ना वो बिगिन हो जाता है।
अच्छा जी, क्रॉस ब्रिज फार्मेशन है तो जो मायोसिन हेड है ना वो अटैच हो जाता है एक्टिन फिलामेंट्स के साथ और एडीपी और फास्फेट के साथ। एडीपी और फास्फेट कहाँ से आती है? एटीपी की डिग्रेडेशन से। अब लिखा है कि रिमेंबर के मायोसिन हेड जो है ना, मायोसिन हेड इज़ एबल टू बाइंड एक्टिन। अब जो है ना वो एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है। क्यों बाइंड कर सकता है? क्योंकि एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना वो पहले जब कैल्शियम नहीं था तो वो हिडन था। सही है, कन्फ्रंटेशनल चेंज नहीं हुई थी, वो हिडन था। जब कैल्शियम आ गया और वो जो है ना ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हो गया तो एक्टिन में कन्फ्रंटेशनल चेंज हो गई, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ना वो रिवील हो गई और अब वो मायोसिन के साथ बाइंड कर सकती है और इट कैन काज कंट्रैक्शन और जो है ना कैन क्रॉस ब्रिज फार्मेशन वो बना सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखें कि कैल्शियम रेगुलेट्स मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम होगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन जो है ना वो रिवील होगी और क्रॉस ब्रिज फार्मेशन होगी। कैल्शियम नहीं होगी तो वो साइट जो है ना वो रिवील नहीं होगी, वो हिडन होगी और एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो है ना कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब वंस जो है ना वंस मायोसिन हेड binds it pivots and power stroke is generated, myosin is displaced toward the plus end of actin, there is hydrolysis of ATP into ADP and inorganic phosphate and the energy is used। ठीक है, अब एक न्यू ATP मालिक्यूल चाहिए होगा मायोसिन हेड के लिए अटैच टू द मायोसिन हेड और क्रॉस ब्रिज जो है ना वो डिटैच हो जाता है। ये बात को ज़रा समझे कि क्रॉस ब्रिज की डिटैचमेंट के लिए एक दफ़ा जो है ना वो क्रॉस ब्रिज जो है ना वो तो बन गया, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो है ना वो इंटरेक्शन सी तो बन गई, वो दोनों अटैच हो गए। अब इनकी डिटैचमेंट के लिए, क्रॉस ब्रिज की डिटैचमेंट के लिए न्यू ATP मालिक्यूल चाहिए होगा। अगर ATP नहीं होगा तो ये क्रॉस ब्रिज जो है ना वो डिटैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये रिलैक्सेशन के लिए मसल जो है ना अब कंट्रैक्टेड स्टेट में है। अब इसकी रिलैक्सेशन के लिए जो है ना वो चाहिए होगा, इसकी रिलैक्सेशन के लिए आपको चाहिए होगा ATP। तो राइगर मोर्टिस जो है ना वो हमारे पास वो कंडीशन है कि जब बंदे की डेथ हो जाती है तो हमारे बॉडी तो उसका बॉडी जो है ना वो ATP बनाना स्टॉप कर देता है। जब स्टॉप कर देता है तो ये कंट्रैक्शन जो ये क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट जो है ना ये नहीं होती और कंट्रैक्शन कपलिंग जो है ना वो उसकी डिटैचमेंट नहीं होती। लाइक उसके लिए ATP चाहिए है नहीं तो वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। तो इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ ATPs। राइगर मोर्टिस इज़ मेनली ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ ATPs। ठीक है, अच्छा जी, अब कहते हैं कि जब तक कैल्शियम होगा ना तो वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ना एक्टिन पे वो रिवील होगा और इसी तरह जो है ना ATP जब तक होगी तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये जो है ना ये साइकिल जो है ना दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, द साइकिल रिपीट्स एज लाइक कैल्शियम इज बाउंड टू ट्रोपोनिन सी, ईच क्रॉस ब्रिज साइकिल वॉक्स मायोसिन फर्दर एलॉन्ग विद एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, अब नीचे लिखा है कि रिलैक्सेशन तब होगी है ना जब कैल्शियम वापस चला जाएगा। जब तक कैल्शियम होगा तो ये कंट्रैक्शन शुरू रहेगी। तो कैल्शियम कहाँ पे जाएगी? कैल्शियम ने वापस जाना होगा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन सा चैनल है? हमने ऊपर बता दिया कि कैल्शियम एटीपेज है जो कि एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस लेके जाता है। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जब कम हो जाएगी ट्रोपोनिन सी से जो है ना कैल्शियम रिलीज़ होगा। ट्रोपोनिन सी जो है ना जब उससे कैल्शियम अनबाइंड होगा तो वो जो है ना उसमें फिर दोबारा कन्फ्रंटेशनल चेंज होगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ना वो हिडन हो जाएगा और इस तरह जो है ना एक्टिन और मायोसिन की जो इंटरेक्शन है तो वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कम रहेगी तो क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग कैन नॉट अगर। ठीक है, अब जो है ना कंट्रैक्शन होती है तो कंट्रैक्शन में कौन सी चेंज आएगी? कंट्रैक्शन में A बैंड में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन I बैंड और H जोन जो है ना वो शार्ट हो जाते हैं। सही है, इट शुड बी रिमेंबर्ड कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन A बैंड मायोसिन में तो कोई चेंज नहीं आती, बल्कि वो जो है ना वो उसको करीब खींचता है ना I बैंड को। अच्छा जी, स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल में जो है ना सार्कोमेर्स नहीं होते। जब सार्कोमेर्स नहीं होते तो स्मूथ मसल की स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होती, बल्कि वो जो है ना हम हेमोजीनियस जो है ना वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है, कुछ यूनिटरी यानी कि यूनिटरी स्मूथ मसल और कुछ जो है ना वास्कुलर स्मूथ मसल है। वास्कुलर जो है ना वो हमारे साथ वेसल्स हमारे पास जहाँ पे है तो वहाँ पे है। अब मल्टी यूनिट कौन सी है? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल वो है कि ये हमारे साथ आयरस, हमारी जो सीलियरी मसल ऑफ लेंस है और वास डिफरेंस है ना वहाँ पे ये होती है। ये सेपरेट मोटर यूनिट्स के थ्रू जो है ना एक्ट करती है, इट बिहेव्स एज ए सेपरेट मोटर यूनिट। ठीक है,
ये डेंसली इनर्वेटेड है और इसकी जो इनर्वेशन है वो मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है से कंट्रोल होती है। ठीक है, अब जो यूनिटरी स्मूथ मसल है ना, तो वो हमारे साथ ज़्यादातर मोस्ट कॉमन टाइप है ये यूट्रस में, जीआई ट्रैक्ट में, यूरेटर में, ब्लैडर में, वहाँ पे सही है। और इसमें इसकी ख़ास क्वालिटी ये है ना कि ये स्लो वेव्स जनरेट करती है और इसमें पेसमेकर पोटेंशियल भी होता है। पेसमेकर ये कि ये जो है ना ऑटोमेटिकली कंट्रैक्शन काज करती है, स्पाइक पोटेंशियल काज करते हैं और स्लो वेव्स ये एग्जिबिट करती है। और ये स्लो वेव्स और पेसमेकर पोटेंशियल किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, तो ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर है मुख्तलिफ, इन दो चीज़ों से जो है ना ये पेसमेकर एक्टिविटी, स्लो वेव्स और इनकी एक्शन पोटेंशियल वो मुतासर होती है। सही है, ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती है इसकी पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को। वास्कुलर स्मूथ मसल में जो है ना इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट दोनों की प्रॉपर्टीज़ इसमें है। अच्छा जी, स्मूथ मसल में हम एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग की बात करें तो ये जो है ना स्केलेटल मसल से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसमें ट्रोपोनिन नहीं होता, इसकी बजाय जो है ना ये कैल्शियम रेगुलेट करता है मायोसिन ऑन थिक फिलामेंट्स। कैसे कंट्रोल करता है, तो इसके लिए जिस तरह स्केलेटल मसल में जो है ना कैल्शियम अंदर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता था, इसमें कैल्शियम बाहर से जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर चला जाता है। सही है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम के थ्रू डीपोलराइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, बाहर से कैल्शियम इंट्रासेलुलरली चला जाता है। फिर ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है ना वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ कर देता है मज़ीद। ठीक है, इट एक्ट्स एज स्टिमुलस फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज। फिर क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है कि कैल्शियम एंटरिंग द सेल काजेज कैल्शियम। अच्छा, फिर कहते हैं कि फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ कहते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा जो है ना कुछ हार्मोनल और हार्मोन्स है और न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ना आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 मैकेनिज्म के थ्रू और लाइगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल के थ्रू जो है ना इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाए तो ये कैल्शियम फिर बाइंड करेगा काल्माडोलिन के साथ। फिर ये कैल्शियम काल्माडोलिन जो कम्प्लेक्स है ना, तो ये एक्टिवेट कर देता है किस चीज़ को, मायोसिन लाइट चेन काइनेस को। सही है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस के साथ ये अटैच कर जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। फिर मायोसिन लाइट चेन काइनेस फास्फोराइलेट्स जब मायोसिन जो है ना वो फास्फोराइलेट हो जाए तो इट अलाउज बाइंडिंग टू एक्टिन, और जब ये मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाए तो हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज जो है ना वो बन गया, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये सारा डिपेंड करता है कैल्शियम कंसनट्रेशन पे। कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा तो ये कंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी। सही है, ये फास्फोराइलेशन ज़्यादा होगी और इन दोनों के दरमियान जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी। कैल्शियम कम होगी तो इतनी ज़्यादा फोर्सफुल वो नहीं होगी। और अगर हमारे साथ कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर जो है ना इट विल काज रिलैक्सेशन, वहाँ पे कैल्शियम ने दोबारा वापस जाना हुआ होता था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ट्रोपोनिन सी से जो है ना वो कैल्शियम जो है ना वो अनबाइंड हो जाता था, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइड जो है ना वो हिडन हो जाता था। यहाँ पे इतना नहीं है, बस कैल्शियम कम हो गया, इट विल लीड्स टू रिलैक्सेशन, जिस तरह ये जो है ना डायग्राम में भी शो किया गया है। सही है कि डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, हार्मोन्स के थ्रू भी लाइगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल होंगे और हार्मोन्स जो है ना डायरेक्टली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, फिर वही सारा मैकेनिज़्म जो हमने बता दिया। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं मसल और उन डिफरेंट टाइप्स और उनकी कंपैरिजन को। सही है ना, तो मसल क्या है, कंट्रैक्टाइल टिश्यू हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के है, कुछ स्ट्राइटेड है कुछ नॉन स्ट्राइटेड है। जो स्ट्राइटेड में है उसमें स्केलेटल मसल और कार्डियक है। कार्डियक और स्केलेटल मसल में क्या फ़र्क है कि स्केलेटल मसल वॉलंट्री है, कार्डियक मसल इनवॉलंट्री है, और नॉन स्ट्राइटेड में स्मूथ मसल है जो कि इनवॉलंट्री है। और ये हमारे जो विसराई, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस वगैरह वहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों की कंपैरिजन है तो अपीयरेंस है। सबसे पहले अपीयरेंस ये है कि मैंने आपको बता दिया कि स्केलेटल और कार्डियक मसल जो है ना इन दोनों में ये दोनों स्ट्राइटेड है, लेकिन स्मूथ मसल में जो है ना वो नॉन स्ट्राइटेड है क्योंकि उसमें टी ट्यूब्यूल्स नहीं होती। ठीक है, फिर जो है ना अप स्ट्रोक किस वजह से होगा, तो स्केलेटल मसल में जो है ना वो इनवर्ड कैल्शियम करंट जो है ना कैल्शियम करंट अंदर जाएगा, उसकी वजह से होगा। अब कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल में जो है ना कैल्शियम आयंस, ऐसे नोड में कैल्शियम आयन अंदर जाती है और बाकी जो एट्रिया, वेंट्रिकल्स, परकिंजी फाइबर्स वो सारा है तो उसमें सोडियम चैनल की वजह से डीपोलराइजेशन काज होती है। और स्मूथ मसल में इनवर्ड कैल्शियम के चैनल की वजह या कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम करंट अंदर जाता है।
अब मालिकुलर बेसिस ये है कि स्केलेटल मसल में हमने बता दिया कि ट्रोपोनिन सी होता है, एट फॉर्म कैल्शियम एट फॉर्म ये जो है ना कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। ट्रोपोनिन सी जो है ना इट्स मेन प्रोटीन, सही है। कार्डियक मसल में भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कम्प्लेक्स ये बन जाता है। अब ये स्मूथ मसल जो है ना इसमें कोई नहीं होता, इसमें कैल्शियम कैल्माडोलिन होता है। कैल्शियम जो है ना वो कैल्माडोलिन के साथ बाइंड कर जाता है और ये इट कैन काज कंट्रैक्शन। इसमें कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो टी ट्यूब्यूल्स दोनों में होते हैं, स्केलेटल में भी कार्डियक में भी, लेकिन स्मूथ मसल में टी ट्यूब्यूल्स नहीं होते। अरेंजमेंट की बात करें तो एक्टिन और मायोसिन जो है ना वो सार्कोमेयर बनाते हैं स्केलेटल मसल में, सही है। कार्डियक मसल में भी बनाते हैं लेकिन एक्टिन और मायोसिन जो है ना वो सार्कोमेयर में नहीं ऑर्गेनाइज्ड होती, देयरफॉर इसकी जो है ना होमोजीनियस अपेयर होती है, स्ट्राइटेड अपेयरेंस नहीं होती।